हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको बताया कि हमारा 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5, भारत में मानव पूंजी निर्माण। देखिए बच्चों, ये चैप्टर नंबर जो 5 है हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसमें 3-4 लेक्चर आपके हो गए थे। हम लोग 7 पेज तक इसको पढ़ चुके थे। वहां तक हम लोग अच्छे से आपको कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, बीच में गैप होने की वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो एक बार हम चैप्टर को शुरू से अब आपका ब्रीफ में रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के साथ जहां तक हमारा चैप्टर अंतिम हुआ था हम वहां से आगे अपना कंटिन्यू कर लेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने अभी तक जितने 4 चैप्टर हुए हैं और 5th नंबर चैप्टर जो आपका चल रहा है, आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से इसका रिवीजन करा होगा। कोई भी आपका डाउट होता है किसी प्रकार का, कोई आपका प्रश्न होता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती, मान लीजिए कोई चैप्टर को आपको रिवीजन करवाना है या कोई आपको शॉर्ट नोट चाहिए किसी भी आपका चैप्टर के लिए, ऑप्शन करने हैं आपको, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको ऐसा कुछ भी चाहिए आप मेरे को लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना सजेशन हम तक आपका भेज सकते हैं, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, वो भी हमसे पूछ सकते हैं। पढ़ाई संबंधित हम लोग कैसे प्लान करें, कैसे पढ़ें, उसका कुछ प्लानिंग करानी है तो वो संबंधित सारी जानकारी हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए तो आपके तैयार हैं, बिल्कुल तत्पर। आप लोगों को बस बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करना है और निरंतर पढ़ना है। आप और हम और आपके अध्यापक जो आपको वहाँ स्कूल में पढ़ा रहे हैं सदैव आपके लिए उपस्थित हैं, आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आपकी अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो सके। हमारा सबका यही प्रयास है, चाहे आपके टीचर हो या हम हो, हम दोनों का यही प्रयास है। क्लियर है बच्चों? तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखें और जारी रखें। चलिए हम चलते हैं चैप्टर की तरफ और हम लोग ध्यान देंगे। चैप्टर हम लोग आपका पढ़ रहे थे भारत में मानव पूंजी निर्माण। इसी चैप्टर की हम लोग आपका बात कर रहे थे और इसी चैप्टर के साथ हम लोग सारी चीजें इसमें एक एक करके आपका देख रहे थे बच्चों। चैप्टर हमारे सामने ये रहा, क्लियर है। और चैप्टर नंबर 5th है, देखिए आपको चैप्टर नंबर कितना है, 5th, हम इसको देख रहे थे। और इस चैप्टर नंबर 5th के अंतर्गत आप सबसे पहले देखिए, हमने सबसे पहले आर्फील्ड मार्शल की एक कोटेशन के साथ हम लोगों ने चीजों को शुरू किया था और उसी में हम लोग आपका परिचय को पढ़ रहे थे। हमने इसका परिचय को देखा कि आखिर में जो भारत में मानव संसाधन किस प्रकार से बने। अगर कोई ह्यूमन है, देखिए आप छोड़ दीजिए सबको, एक आम भाषा परिभाषा समझिए। अगर मैं हूं या आप है, मैं आपको रिसोर्सेज कब बना सकता हूं, आपको संसाधन। संसाधन का मतलब है आज अगर मैं आपको कुछ आप में इन्वेस्टमेंट करूं, आप में खर्च करूं, आप में निवेश करूं, फ्यूचर में मुझे आपसे बेनिफिट हो। जैसे एग्जांपल समझिए, आपके माँ बाप और हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आप माँ बाप को खाने पीने के लिए दे रहे हैं, अच्छा पहनने के लिए दे रहे हैं, हम आपको स्कूल भेज रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अभी तो आपके माता पिता को आपसे कुछ नहीं मिल रहा, 10-15 साल 20 साल वो आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब कहीं आपकी जॉब लगेगी, आप संसाधन बनेंगे। रिसोर्स मतलब आप पढ़ लिख कर काबिल हो जाएंगे, ऐसा समझिए। रिसोर्स को समझिए, रिसोर्स यानी कि संसाधन इक्वल टू काबिल हो जाएंगे आपके चीज के। आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आप प्रशासनिक ऑफिसर बनते हैं, टीचर बनते हैं, सोशल वर्कर बनते हैं, आप कुछ भी बनते हैं जिससे समाज को, देश को, परिवार को, अर्थव्यवस्था को आपसे बेनिफिट हो, तभी आप संसाधन के रूप में हमारे सामने अच्छे लगेंगे। क्लियर है? इसीलिए आपको स्वास्थ्य पर, आपकी शिक्षा पर आपके माता पिता आपका निवेश करते हैं ताकि आप भविष्य में एक बेहतर संसाधन के रूप में उभरें। ठीक, तो हमने परिचय के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक, अब देखिए जैसे कोई मानव है, वो अपनी फसल उगाता है तो उसमें क्या करता है, आपका निवेश करता है। पहले आपका पौधे को उगाता है, उसमें बीज खानी आपकी सिंचाई करता है, कीटनाशकों का प्रयोग करता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, फिर उसको काटता है, फिर सुखाता है, फिर कहीं उसको अनाज मिलता है। उसी तरीके से आपके साथ भी यही है कि पहले आपको पाला जाता है, फिर पढ़ाया लिखा जाता है, फिर आपको स्वस्थ किया जाता है, तब आपसे कुछ उम्मीदें की जाती है। ठीक, तो हम लोगों ने परिचय को देख लिया था और परिचय को देखने के साथ मानव पूंजी क्या है, हम लोगों ने मानव पूंजी के विषय में पढ़ा कि आप किसको मानव पूंजी समझेंगे। अब देखिए मानव पूंजी क्या है, यदि देखे तो एक देश में अपनी भौतिक पूंजी जैसे संसाधनों को कारखाना जैसा भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है। लेकिन अगर आप उसी प्रकार हम आपको पढ़ा लिखा के डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर और अच्छा आपका टीचर, आपको सोशल वर्कर बना दें, आपको प्रोफेसर बना दें, तो ये सब क्या है, निवेश है। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि आप एक
उत्पादक के रूप में बने, आप चीजों को आप उनका प्रोड्यूस करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, हेल्थ टेक्नोलॉजी हो, आपकी डिफेंस में हो, आपका रिसर्च हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, या कोई भी आपका दूरसंचार में कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आप लोग बहुत अच्छा कर सकें, ऐसी हमारी प्रयास रहेगा। क्लियर है? भौतिक और मानव पूंजी क्या है, उसके बीच में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और एक एक करके हम लोग सब चीजों को बहुत अच्छे से उनको पढ़ रहे थे और उनको बहुत अच्छे से हम लोग जान रहे थे, क्या सारी चीजें हैं इनको हम देख रहे थे। अब मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि क्या है, तो हम लोगों ने मानव पूंजी को पढ़ा और आर्थिक समृद्धि क्या है हमने उसको पढ़ा। ठीक, तो हमको मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि को हमको देखना था। ठीक, कि मानव पूंजी क्या है और आर्थिक समृद्धि क्या है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजों को बहुत अच्छे से इनको हम लोग अपना कर रहे थे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो यही टॉपिक हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको ही हम लोग पढ़ रहे थे। हमने आर्थिक समृद्धि का मीनिंग हमने देश की जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है उससे जोड़कर हम लोगों ने देखा कि क्या स्थिति बन जाती है, शिक्षा में किस प्रकार का योगदान है, क्या सारी चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपका एक एक करके देखा। मानव पूंजी एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे, किस तरह जो आपके मजदूर हैं उनके बच्चों के लिए एक अस्थायी स्कूल की व्यवस्था की गई है। तो इन सारे चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपका देख लिया था और इनको जान लिया था। ठीक, कि किस तरह से वो लोग काम कर रहे थे। इन सब चीजों को हम लोग आपका एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे और अपने चैप्टर के अंतर्गत जो है बच्चों अंतिम रूप से, मेरे को तो याद है, अब आपको याद है, हम लोग यहाँ तक अंतिम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपका कर लिए थे, इसको पढ़ लिए थे और सीख लिए थे। ठीक, आज हम इससे आगे की थोड़ा जो है अपने लेक्चर के अंतर्गत बात करने वाले हैं और इसको हम लोग आपका जानने वाले हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। देखना, भारत ने तो बहुत पहले ही आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया था। कह रहे हैं कि भारत ने क्या करा था, ये पहले ही आपका समझ लिया था कि अगर हमारी आर्थिक समृद्धि होगी तो जो मानव पूंजी का महत्व है वो उनके सामने समझ आएगा कि हमारी इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो क्या है और कैसे हम लोग मानव पूंजी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज हम लोग को समझ चुके हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है, एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधन यानी कि मानव पूंजी के विकास को आर्थिक विकास युक्त में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा देश है जिसमें बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या है तो विशेष रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मानव संसाधन यानी कि मानव पूंजी के विकास को हम क्या करेंगे, आर्थिक विकास के रूप में उसको उपयुक्त करके हम लोग उसको अगर महत्वपूर्ण देंगे। अब देखिए, हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या है और अगर हम इतनी बड़ी जनसंख्या को स्वस्थ कर दें, शिक्षित कर दें, तो फिर देखना हमारे पास कितनी मैन पावर हो जाएगी। और विदेश में आप देखिए, विदेशों में मांग है हमारे यहाँ के जो काम करने वाले हैं, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, किसी भी लेवल का हो बच्चों, हमारे यहाँ बहुत, चाहे अध्यापक हो चाहे डॉक्टर हो, कोई भी, सबकी बहुत बड़ी डिमांड है। और खास कर इंजीनियर और जो हमारे डॉक्टर हैं उनकी बड़ी डिमांड है। क्लियर है? और आप देखते हैं कि ज्यादातर बाहर के लिए आपका वहां उनके प्लेसमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जितनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हम लोग स्किलफुल कर देंगे, उनको शिक्षित कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारा व्यक्ति है वो मानव पूंजी बन जाएगा। जिस दिशा में भी वो जाएगा वहां से आउटपुट्स हमको मिलेंगे, हमकी समृद्धि होगी, आर्थिक हमारा विकास होगा। और हमारी अगर समृद्धि की ग्रोथ होगी तो उसका बेनिफिट हमारे देश को, हमारे राष्ट्रीय आय को, हमारी विकास को होगा। क्लियर है? और हमारा देश समृद्धिपूर्ण हो जाएगा। तो इसके लिए बार बार सरकार का यही प्रयास है, लोगों का भी यही प्रयास है, हमारे जितने भी आपके चिंतक जो हमारे लिखते हैं, जो भी हमारे वैज्ञानिक है, वही कहते हैं कि हमें शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर निवेश करना ताकि हम मानव पूंजी को निर्माण कर सकें। आप ही देखिए, आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपके माता पिता पढ़ा रहे हैं, क्या कारण है कि आप पढ़ लिख कर एक संसाधन बने, एक एसेट बने, एक पूंजी बने, ताकि आप कल दिन को देश की जो अर्थव्यवस्था की भागीदारी में, देश के डेवलपमेंट में आप भागीदार हो। क्लियर है? आगे देखिए, उचित प्रशिक्षण पाकर एक विशेष जनसंख्या अपने आप में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाली परिसंपत्ति है। अब देखिए, अगर हम लोग अच्छी तरह उसको ट्रेनिंग दे दें किसी न किसी काम के, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को हम आर्थिक बढ़ाने की क्या मान सकते हैं, आपको एक परिसंपत्ति जो है आपका मान सकते हैं। हम उसको समझ सकते हैं कि किस मामले में हम लोग उसको
फिट कर रहे हैं। दूसरा देखिए, साथ ही यही वांछनीय दिशा में सामाजिक परिवर्तन में भी सुनिश्चित कर देगी। क्या कर देगी? जो आपका सामाजिक आपकी प्रक्रिया है उसमें वांछित कर देगी। मानव पूंजी, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा आर्थिक समृद्धि के बीच कारण प्रभाव संबंध का स्पष्ट निरूपण कठिन होता है। कह रहे हैं चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसमें जो आर्थिक समृद्धि है, मानव पूंजी में दो फैक्टर, ध्यान दीजिए, मानव पूंजी में दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और स्वास्थ्य। क्लियर है? तथा आर्थिक समृद्धि के बीच कारण प्रभाव संबंध का जो स्पष्ट क्या है, निरूपण है, साफ साफ बताता है कि कैसे क्या चीजें होंगी। किंतु सारणी में 5.1 में देखा सकता है कि ये दोनों क्षेत्रों में साथ साथ समृद्धि होती है। और क्या होता है कि दोनों सेक्टर ऐसे हैं जहां इनमें एक साथ समृद्धि होती है। ठीक, अब देखिए, प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि ने दूसरे क्षेत्र का समृद्धि को सहारा दिया है कि एक क्षेत्र की जो आपकी समृद्धि है उसने दूसरे क्षेत्र की जो आपका समृद्धि है उसको आपका क्या दिया है, सहारा दिया है। क्लियर है? अगर वो सहारा नहीं देंगे तो मान लीजिए कि जिस तरह के हम आपका डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिस तरह के विकास की हम लोग आपका बात करते हैं, वो विकास हमारा वांछनीय रह जाएगा। क्लियर है? नेशनल ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी, देखिए क्या हुआ है कि अभी एक नेशनल ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? नई शिक्षा नीति 2019 में कहा गया है कि भारत 2030-32 तक क्या होगा, 30-32 तक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चाइना के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बनाएगा। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी चाइना, ये यूएसए, उसके बाद चाइना, और फिर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी भारत। कब? 2030 और 32 के बीच। तो यानी कि हमारे पास हमारी आर्थिक समृद्धि की, आर्थिक विकास की बहुत बड़ी संभावना हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और हम उस पर निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम लोग क्या हो सकें, हम तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। क्या ये आपका तीसरी अर्थव्यवस्था यूं ही बन गए? नहीं, उसमें बहुत सारे हम लोगों ने निवेश किए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, दूरसंचार हो, टेक्नोलॉजी हो, फाइनेंस हो, बहुत तरीके से हम लोग उसमें अपना काम करते आए हैं। बहुत लंबा प्रयास का रिजल्ट ही हमको मिलेगा। आगे देखिए, भारत अब छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी है? छठी, यानी कि विश्व में जितने भी देश हैं उन देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसके पास है? भारत के। हम 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे, यानी कि 5 से 7 वर्षों के अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था 5 आपके ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। क्लियर है? जो कि भारत को वैश्विक स्तर पर चौथे या 5वें स्थान पर ले जाएगी। अभी हम भारत को विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उसके निहितार्थ पर गौर नहीं किया गया है। यह एक बदलते परिवेश का पूर्णतः नया अनुभव होगा। परिवेश मतलब माहौल का बदलता हुआ एक नया परिवेश होगा, नई आपकी चीजें होंगी। इस प्रकार से ऐसे पारिस्थितिक तंत्र हम सभी को विभिन्न दशाओं में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि इन उद्देश्यों की पूर्ति की संभावनाओं का फैलाव समस्त देश में हो सके। यानी कि जो भी हमारे सामने संभावना है, उन संभावनाओं का जो फैलाव है वो समस्त देश में हो सके। अब देखिए, थोड़ा सा आगे समझिए, क्या हम अपने भारत देश को इस आत्मविश्वास के साथ और चीन के समक्ष विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था में पहुंचा सकते हैं? अब कह रहे हैं कि जब हम चाइना के बाद क्या तीसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के रूप में क्या हम लोग आपको पहुंच सकते हैं? ये हमको देखना है। ठीक, और आगामी वर्षों में इस स्थान को बनाए रखने, भाई जो हमारा स्थान है वर्तमान में छठा, अब ये बना रहे, अब हमें इसके लिए तो आपका प्रयास करना है, में सक्षम है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि मजबूत शिक्षा प्रणाली पर आधारित ज्ञान संवर्धन समाज का गठन हो। यानी क्या करना है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली वो आपका मजबूत हो और हमारा समाज क्या हो, ज्ञानवर्धक हो, जिसमें ज्ञान की मांगों, प्रौद्योगिकी और समाज के काम करने के तरीकों में बदलाव के तत्वों का समावेश हो सके। इस नीति का दृष्टिकोण है
सुझाव देता है कि केवल मानव पूंजी का निर्माण ही भारत में आर्थिक अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर ले जा सकता है। कहाँ ले जा सकता है? आर्थिक विकास की उच्च राह पर आपका ले जा सकता है। ठीक, किसमें? अगर हम लोग मानव पूंजी निर्माण करेंगे। उसके लिए जो भी हमारे तरीके हैं बदल रहे हैं, चाहे ज्ञान का मार्ग हो हम उसको चेंज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बदलाव हो, समाज में जो काम करने के तौर तरीके हैं उनमें चेंजेस ला रहे हैं, ताकि क्योंकि हम नई नीति का जो आपका दृष्टिकोण है हम उसको अच्छे से पढ़ सकें, हम उसको महसूस कर सकें और हम लोग विकास का जो भाग है उसके भागीदारी बन सकें। भाई इसलिए तो सारे काम हो रहे हैं। भारत में आगे चलकर मानव पूंजी निर्माण ही इसकी अर्थव्यवस्था को आर्थिक समृद्धि के उच्च पथ पर ले जाएगा। अगर हम लोग आगे चलेंगे तो यही मानव पूंजी निर्माण क्या करेगा, हमारी जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है, जो आर्थिक समृद्धि है, उसको एक हाई लेवल पर हमको ले जाएगा और हमको दिखाएगा। क्लियर है? ये हम लोगों को इसके अंतर्गत आपका ध्यान देना है। अब हम इसमें बात करेंगे आपका नया जो आपका यूनिट है, इसमें जो आपका प्रारंभ हो रही है नई यूनिट है आपकी मानव पूंजी और मानव विकास की। सबसे पहले बात करेंगे मानव पूंजी और मानव विकास के बीच कैसा एक दूसरे का अंतर है, क्या उनके समावेशी हैं, उन सबको हम देखेंगे। तो आपको इस जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है ये आपको बहुत अच्छे रूप से क्लियर होना चाहिए बच्चों कि क्या अंतर है, क्या बेसिक चीजें हैं इसके अंतर्गत जो हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। तो यानी कि मानव पूंजी का सीधा संबंध किससे है? आर्थिक समृद्धि से। क्लियर है? अब अगर आर्थिक समृद्धि होगी तो मानव पूंजी बढ़ेगी, लेकिन अगर मानव पूंजी हो तो आर्थिक समृद्धि बढ़ना ही बढ़ना निश्चित है। क्लियर है? इसलिए बोलते ना कि अगर आपसे पूछा जाए कभी, मान लीजिए प्रश्न आ जाए या मैं ही पूछूं आपसे कि आर्थिक समृद्धि अच्छी होती है देश के लिए या आर्थिक विकास, तो आप मुझे बताइए। तो कुछ बच्चे कहेंगे आर्थिक विकास, कुछ कहेंगे आर्थिक समृद्धि। मैं कहूंगा किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि सबसे अच्छी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके गांव में मॉल बन जाए और उस मॉल में आपका शॉपिंग मॉल बन जाए और आप उस मॉल से कपड़े ना खरीद पाओ। क्लियर है? उसमें रेस्टोरेंट बन जाओ, आप उसमें खाना खा पाओ, महंगी महंगी चीजें ना खरीद पाओ, तो अब मुझे डेवलपमेंट तो हो गया, विकास तो बन गया, आपके यहाँ मॉल बन गया, लेकिन जब तक आपकी आर्थिक समृद्धि नहीं है तो आप उसमें कुछ चीज खरीद सकते हो? नहीं। इसलिए बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो उसके साथ आपकी समृद्धि हो ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर आर्थिक समृद्धि हो गई तो विकास होगा ही होगा। डेवलपमेंट तो निश्चित है कि विकास हो, तो हम लोगों को उसी तरह से इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसीलिए हम एक एक चीजों को बहुत अच्छे से कर हम लोग उनको चल रहे हैं और हम लोग उसको देख रहे हैं। ठीक, ये हमको ध्यान देना है। अच्छा, अब देखिए इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको समझ लिया। एक छोटा सा हम लोगों को एक डाटा मिला था, उस डाटा को हम लोगों को देखना है। ये डाटा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे हमें बहुत सारे आंकड़े, जानकारियां, विकास की चीजें, ये सब जानकारी हमको मिलती। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में विकास के चुने हुए सूचक, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ में कौन कौन से आपके डेवलपमेंट हुआ है, इन डेवलपमेंट के क्या इंडिकेटर हैं, उन इंडिकेटर्स की हम लोग पहचान करेंगे। जैसे वितरण है, आपका वितरण दिया गया है, वर्ष दिया गया है 1951, 1981, आपका 1991, 2001 और 16-17। देखिए वितरण में क्या है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की जो पर कैपिटल रियल में जो आपकी प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी है रुपए में, तो 7,651 रुपए, और 81 में हो गई 12,174 रुपए, 91 में हो गई आपकी 15,748, 2000 में हो गई 23,095 और आपका 17 में हो गई 77,659 रुपए। और अगर हम लोग बात करें अधुशोषित मृत्यु दर की कि कुल मिलाकर 1000 लोगों में क्या आपका स्थिति बनी है डेथ रेट की, तो 91 में थी 2.5। अब देखिए कितना थी, 2.51,
बच्चों क्षमा चाहूंगा 25.1, ठीक। और उसके बाद देखिए 12.5, आपका 9.8, 8.1 और 6.3, यानी कि आप देखेंगे कि निरंतर मृत्यु में गिरावट आ गई है। क्या आ गई? मृत्यु में निरंतर गिरावट। और मृत्यु में आपका निरंतर गिरावट ये दिखा रही है कि निरंतर स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश हो रहा है, स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग अधिक से अधिक आपके स्वस्थ रह सके। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं शिशु मृत्यु दर की। अब देखिए शिशु मृत्यु दर में क्या है, हम लोग प्रति हजार भी निकालते हैं कि पहले कितने थी, 146, 110, 80, 63 और 33, यानी कि इसमें भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम लोग देखें कहां 146 और वर्तमान में कहां 33%, और हम लोग आने वाले टाइम में और इससे नीचे गिर जाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम लोग 5% पे इसको रोक दें। क्लियर है? अब देखिए जन्म के सामान्य जीवन प्रत्याशा की, जन्म को छोड़ दें उसके बाद जो महिला और पुरुष में लगभग कितने साल आदमी जीता है, अगर हम लोग उसकी बात करें कि कितनी उम्र है पुरुष की और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा, बोलते ना कि आजकल तो आदमी की उम्र 60 साल का ही हो रहा है, 70 साल का ही हो रहा है। तो जीवन प्रत्याशा मतलब आदमी कितना जी रहा है उसको देखते हैं। तो पहले आपका 1991 जीता था केवल आपका 37 वर्ष। क्लियर है? फिर कितना जीता था आपका 36 वर्ष। महिला 37 जो पुरुष है और लगभग 37 साल 2 महीने जीता था, और महिला 36 साल 2 महीने। फिर उसके बाद 54 हुआ, फिर उसके बाद देखें आपका 59, 60 हुआ, 63, 69 हो गया, और आज की तारीख में देखेंगे पुरुष जीता है 67 ईयर और लेडीज जीती है आपकी 70 साल, 70 ईयर। यानी कि अगर हम लोग एवरेज, अगर हम इनकी बात करें तो इनको जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता लगेगा महिला और पुरुष की जो जीवन प्रत्याशा है, पुरुष जी रहा है 67 ईयर, यानी कि 60 मतलब 67 साल जो है एक आम पुरुष की एज है, और महिला की है मैक्सिमम 70। क्लियर है? और अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें कि साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी कितनी है, लिटरेसी का मतलब हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो आज आप देखोगे तो 100 में से आपका 76% लोग ऐसे हैं जो आपका पढ़े लिखे। कितने? 76%। यानी कि अब भी हमारे पास क्या है कि जो अभी आपका 24 नंबर जो बचा हुआ है, यानी कि अभी हम लोग उन लोगों को भी शिक्षित करना है। अगर हम लोग उन लोगों को शिक्षित कर पाए, आपका परिचित कर पाए, हम उनको अच्छा सा आपको ट्रेनिंग स्किल, आपको प्रोग्राम उनको दे पाए, तो हमारी लेबर जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? आपका मानव पूंजी में, कैपिटल जो है उसमें चेंज जाएगी, ह्यूमन कैपिटल में। पहले देखिए आपका लगभग आपका 16-17% थे, फिर उसके बाद आपका 43-44 हो गए, फिर 52 हो गए, 51, 62, 65, इस तरह से बढ़ते चलेगी जो हमारी अपनी साक्षरता दर थी। तो निरंतर हमारा शिक्षा में और स्वास्थ्य में विकास हो रहा है। आप इस स्तर लेके और इस वाले पॉइंट का आपस में कंपेयर करिए तो आपको बिल्कुल स्पष्ट विभाजन दिखाई देगा कि हम 1951 में क्या थे और आपका 2016-17 में क्या है। क्लियर है? 2016 एंड आपको 17 में कितना है। ठीक, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। इतना हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा इसकी बात करते हैं, क्योंकि एक शब्द आया था ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत, कि ज्ञान आधारित चीजें क्या होती हैं। थोड़ा इसको देखिए। भारत में पिछले 2 दशकों में सॉफ्टवेयर उद्योग ने बहुत उत्साहजनक आपका प्रदर्शन किया है। बच्चों समझते हो सॉफ्टवेयर उद्योग क्या होता है? भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपका कंप्यूटर साइंस से क्या करते हैं, आपका बीटेक करते हैं, बीएससी करते हैं, आईटी बीएससी इस तरह से करते हैं। वो क्या करते हैं, नए नए सॉफ्टवेयरों का डिजाइन करते हैं, उनको बनाते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर बना है आपका ट्रू कॉलर, आप अपने फोन में उसको डाउनलोड कीजिए। अगर आपका नेट ऑन है, इंटरनेट, तो जैसे किसी का कॉल आएगा तो उसका नाम पता लग जाएगा आपको, इस व्यक्ति का आपको कॉल आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद आप देखिए व्हाट्सएप है, वो भी एक आपका सॉफ्टवेयर है। फेसबुक है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है।
इंस्टाग्राम है, ये भी एक आपका सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब है, ये भी एक आपका सॉफ्टवेयर के रूप में काम कर रहा है। गूगल वगैरह जब क्या है, ये सब ऐसे ही है। क्लियर है? तो उद्यमी, नौकरशाही और राजनेता सभी इनके इस बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर भारत में किस प्रकार आपको ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थतंत्र में परिवर्तित कर सकता है कुछ ग्रामीण द्वारा ईमेल, यानी कि ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संदेश। ठीक, उदाहरणों को ऐसे व्यापक परिवर्तन का संकेत माना जाता है। इस प्रकार ई प्रशासन, क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन को भविष्य का एक मार्ग के रूप में जाना जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का सही मूल्यांकन तो वर्तमान आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। क्या आप सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं को मानव विकास के लिए सक्षम होंगी? चर्चा करें। बिल्कुल सक्षम होंगी। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले क्या होता था कि शुरू में जब आप देखेंगे तो मान लीजिए आपको कुछ काम करवाना है, चाहे आप देखिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको डोमिसाइल बनवाना है, आपको जो आय आधारित जो आपके प्रमाण पत्र है वो बनवाने हैं, आपको कोई वेरिफिकेशन करवाना है, आपको राशन कार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, अपनी पेंशन के लिए कोई आपको कागज अप्लाई करवाने हैं, आपको स्कॉलरशिप के लिए अगर आपको कुछ फॉर्म भरने पड़ते थे तो पहले हम लोग क्या करते थे, फॉर्म भरते थे, आपका फोटो लगाते थे, फिर उसको भेजते जमा होते। लेकिन अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी ने कितना बड़ा विकास किया है कि हम एक कंप्यूटर से बैठकर अपनी संपूर्ण जानकारी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस पोर्टल में सेव करते हैं, जिसके पास वहां पोर्टल का हैंडलर होता है, वो वहां से पूरी जानकारी को, आपका सारी फाइल को इकट्ठा करता है, अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर उसको जानकारी करता है, उसी हिसाब से जो उसको चीज चाहिए वो उनको देखता है, कुछ रिप्लाई करना होता है तो वो उनको वापस भी कर देता है। बच्चों, किसके माध्यम से? इसके माध्यम से हो सबको वितरित करता है। तो देखिए, ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हम लोगों को आपका इसमें जानने के लिए मिली, आपका सीखने के लिए मिली। ये हमको बहुत अच्छी तरह से क्या है आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपका जो है आज के समय की डिमांड है। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों ने समझा कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि का किस प्रकार एक दूसरे से संबंध है और क्या क्या चीजें हैं और कैसे हमने आपका 1991 से लेकर 2000 आपका 16-17 के बीच, चाहे आपकी मृत्यु दर हो, जीवन प्रत्याशा हो, शिक्षा हो या रियल जो है आपकी वास्तविक जो इनकम है, उसमें हमने किस प्रकार से परिवर्तन किए हैं, कितना हम लोगों ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में आपका निवेश किया है और क्या उसके रिजल्ट हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से, उन डाटों के माध्यम से जो आंकड़े हमको प्रस्तुत किए गए थे, तो उनको हमने पढ़ा, उनको जाना, उनको देखा और कुछ चीज़ों को हमने सीखा। क्लियर है? तो बच्चों, इतना फिलहाल हम पढ़ लिए थे। इससे आगे का जो आपका टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई आपका डाउट है, आपकी क्वेरी है तो आप हमें जरूर पूछिएगा, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।